हम बंदर से इंसान बने हैं? अगर नहीं तो आज भी बंदर एग्जिस्ट क्यों करते हैं? वो सब भी इंसान क्यों नहीं बन गए? क्या इसका मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है? क्या एवोल्यूशन जैसी कोई चीज हुई ही नहीं? Human evolution challenges long-held beliefs about human evolution. The oldest Homo sapien remains ever discovered. डार्विन की थ्योरी ये थ्योरी है, ये रिसर्च नहीं है, ये साइंसदान खुद मानते हैं कि नजरिया है। आज के वीडियो में एवोल्यूशन को ठीक से रियल साइंस के साथ समझते हैं और जो लोग एवोल्यूशन को नकार देते हैं उनके हर एक सवाल, हर एक तर्क का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे मूर्ख थ्योरी का अवार्ड देना है ना, तो इसी को देना चाहिए, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। धरती पर जीवन प्रारंभ हुआ आज से 4 बिलियन साल पहले। तब से अरबों खरबों स्पीशीज ओरिजिनेट हुई हैं। पर धरती पर जीवन आरंभ होने के बाद से अभी तक 99% से भी ज्यादा स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। ऐसा आखिर हुआ क्यों? इन सब चीजों को समझते हैं एवोल्यूशन से। इस वीडियो के शुरुआती पार्ट में हम एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वीडियो में बाद में जो एवोल्यूशन को नकार देते हैं, जो एवोल्यूशन डिनायर्स होते हैं, उनके हर तर्क, हर सवाल का रियल साइंस के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान हैं, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं तो वो कहेंगे बंदर हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार भी। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो एवोल्यूशन को सिरे से नकार कर बैठे हैं। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें 2 की कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे। सबसे पहला तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स को समझना होगा एवोल्यूशन को समझने के लिए। सभी जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, जानवर या इंसान, सभी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स यानी डीएनए समय के साथ या तो अपने आप या फिर वातावरण में आए चेंजेस की वजह से डीएनए में कुछ बदलाव आते हैं, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही बुरे। गुड म्यूटेशन का एग्जाम्पल है ट्राइक्रोमेटिक विजन, यानी कि 3 अलग अलग रंगों को, रेड, ग्रीन और ब्लू को अलग अलग देख पाना या उनके कॉम्बिनेशंस को देख पाना। या दूसरा एग्जांपल हो सकता है दूध में जो लैक्टोज होता है उसको पचाने की एबिलिटी। बैड म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, यानी इस बीमारी में जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसमें से जो भी गुड म्यूटेशंस होते हैं, यानी अच्छे बदलाव होते हैं, वो समय के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं और बुरे बदलाव जो होते हैं वो जनरली 1 या 2 जनरेशन के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसे ही कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाती हैं जिनमें आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की, अनुकूल बनाने की क्षमता होती है, और इसे ही कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो भी जीव अपने आसपास के वातावरण के बदलावों को ढालकर, अनुकूल बनाकर सर्वाइव करना सीख जाएंगे, वही बच पाएंगे और बाकी जीव खत्म हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है जिराफ की लंबी गर्दन, जिससे वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकते हैं और अपनी स्पीशीज को उस समय बचा सकते हैं जब नीचे के पेड़ों की पत्तियां खत्म हो गई। तो ये जिराफ को एक कंपेटिटिव एडवांटेज प्रदान करता है दूसरे जीवों के कंपैरिजन में, जो जिनकी गर्दन या तो लंबी नहीं है या छोटी हाइट वाले जो जीव हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं जो हमें शायद ज्यादा समझ में आएगा। ह्यूमंस ने 2 पांवों पर चलना सीखा, जो हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि हमें चलने के लिए 4 पांव की जगह 2 पांव की ही जरूरत पड़ी। तो बाकी के जो 2 पांव थे उनको हम हाथों की तरह यूज कर पाए और उसी के साथ डेवलप हुआ हमारा अपोजिबल थंब, यानी कि जो हमारे थंब की पोजीशन है वो हमारी फिंगर्स के कंपैरिजन में थोड़ी दूर थी, थोड़ा अलग थी, ऑपोजिट साइड में थी, जिसे कहा जाता है ऑपोजिबल थंब। इसकी वजह से हम किसी भी चीज को ठीक से पकड़ पाएंगे, स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे, औजारों को यूज कर पाएंगे, चीजों को चीर फाड़ पाएंगे। तो उसका बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिला बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में। इंसान के अलावा ये खासियत चिंपैंजीज, ओरंगुटैंस और गोरिल्लाज जैसे जो जीव होते हैं उनमें होती है, और यही है ह्यूमंस के सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार। इसे आते हैं हम वीडियो के शुरू में पूछे गए सवाल पर। उस पर हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी, पर यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ इसको, और ध्यान से सुनिएगा। हम बंदर से इवॉल्व नहीं हुए, हम बंदर से इंसान नहीं बने। जितनी भी तरह की एप स्पीशीज है, जैसे चिंपैंजीज, ओरंगुटैंस, गोरिल्ला, बबून और ह्यूमन, इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, और उसी कॉमन एंसेस्टर से वो सारी की सारी स्पीशीज अलग अलग समय पर इवॉल्व हुई हैं। इसे आप समझ सकते हैं एक ट्री को इमेजिन करके, जिसे कहा जाता है डार्विन्स ट्री ऑफ लाइफ, यानी उसका जो तना है वो है एक हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर, जहाँ से सभी लाइफ की शुरुआत हुई, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वहाँ से स्पीशीज निकलती गई, और उन स्पीशीज से नई स्पीशीज बनी, और उनसे और नई स्पीशीज बनी, और उसके अंत में है मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि होमो सेपियन, और बाकी सारी स्पीशीज जो हम आज देख पा रहे हैं।
एवोल्यूशन के सबूतों और प्रूफ के बारे में हमने अपने लास्ट के वीडियोस में भी बात की थी, पर यहाँ पर उसे एक बार और दोहरा देते हैं, जिन्हें हम वीडियो में और आगे डिटेल से समझेंगे जब हम एवोल्यूशन डिनायर्स की बात करेंगे, उनके तर्कों और विचारों की बात करें। एवोल्यूशन के संदर्भ में जितने भी सारे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, उसमें सबसे प्रमुख हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स। दुनिया में अलग अलग जगहों पर एवोल्यूशन की अलग अलग स्टेजेस में मिले फॉसिल्स एवोल्यूशन का ही सबसे पुख्ता सबूत हैं। नंबर 2 पर आता है जेनेटिक एविडेंस। डीएनए एनालिसिस या जेनेटिक एनालिसिस शो करता है बहुत ही जबरदस्त सिमिलैरिटी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, जो इनडायरेक्टली बताता है कॉमन एंसेस्ट्री को, यानी कि जो 2 अलग अलग स्पीशीज हैं उनका एक एंसेस्टर पूर्वज एक ही रहा होगा। समानता की बात करें तो चिंपैंजी और इंसान के बीच में डीएनए में समानता होती है ऑलमोस्ट 99%। 99% समानता होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं कि चिंपैंजी और इंसान इतने अलग अलग क्यों होते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी कि डीएनए किसका बना होता है। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, यानी 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन और एडेनिन और थाइमिन मिलकर डीएनए के ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेस पेयर्स। अब ह्यूमन डीएनए में तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 1% के डिफरेंस का मतलब हो गया 3 बिलियन का 1%, यानी 30 लाख डिफरेंसेस। यानी कि 1% के डिफरेंस के बाद भी ह्यूमन और चिंपैंजी में 30 लाख से भी ज्यादा डिफरेंसेस डीएनए के लेवल पर होंगे। जब आप उन डीएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो वो 30 लाख डिफरेंसेस कई गुना डिफरेंसेस में तब्दील हो जाएंगे। यही हमें दिखता है ह्यूमन और चिंपैंजी के केस। एवोल्यूशन का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि 40 से ज्यादा बैक्टीरियल ओरिजिन के जीन्स हैं जो ह्यूमन जीनोम में भी मिलते हैं, जिसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसी तरह के जो जीन सिमिलैरिटी है वो वायरल डीएनए और ह्यूमन डीएनए में मिलती है। एवोल्यूशन के इससे ज्यादा पुख्ता सबूत आपको क्या चाहिए होंगे। इसके अलावा बात करते हैं एनाटॉमिक सिमिलैरिटीज, यानी कि जो उनके स्केलेटन होते हैं, कंकाल होते हैं अलग अलग जानवरों के, उनमें आपको एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर यानी इनके जो बोन स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा समानता आपको देखने को मिलेगी। हड्डियों के ढांचे में ये समानता सिर्फ हायर प्राइमेट्स यानी एप्स और ह्यूमंस के बीच में नहीं है, ये बल्कि आपको मिलेगी ह्यूमन, डॉग, बर्ड और व्हेल, जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, उन सभी में भी। इसका अर्थ है कि ये सभी जानवर किसी न किसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं और इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। इसके अलावा जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनके अगर आप एम्ब्रियो को साइड बाय साइड रखेंगे तो उसमें भी आपको स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी दिखेगी, जो एक बहुत बड़ा सबूत है एवोल्यूशन का और बताता है कॉमन ओरिजिन को। इसके अलावा ट्रांजिशनल फॉसिल्स, यानी कि एवोल्यूशन के अलग अलग अवस्था में मिले हुए अलग अलग प्रकार के फॉसिल, जो कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांजिशन को या चेंज को बता रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस पर, यानी कि अगर आप डिफरेंट स्पीशीज में प्रोड्यूस हुए प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें भी आपको, अगर सिमिलर स्पीशीज हैं तो उनमें आपको स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी दिखेगी उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी, जो बताता है एवोल्यूशन को और कॉमन एंसेस्ट्री को। एवोल्यूशन पर इस संक्षिप्त से कोर्स के बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन डिनायर्स की, या जो एवोल्यूशन को सिरे से नकार देते हैं। वो क्या क्या तर्क, आर्गुमेंट और प्रश्न करते हैं, उनको हम साइंस के साथ डिबंक करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो वेरीफाइड सोर्सेज से ली गई हैं और आप उनको खुद जाकर डबल और ट्रिपल चेक कर सकते हैं। जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो पार्टली बेस्ड हैं एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल का जो साइंटिफिक अमेरिकन ने पब्लिश किया था 2002 में, 15 आंसर्स टू क्रिएशनिस्ट नॉनसेंस। एवोल्यूशन डिनायर्स का सबसे पहला और सबसे कॉमन कमेंट या स्टेटमेंट होता है कि एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है, ये साइंटिफिक फैक्ट या साइंस का लॉ नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी अभी तक तहकीक नहीं बनी है, कि नजरिया के तौर पर उसको लिया जाता है। I have not come across any book which says fact of evolution. All the books say theory of evolution. तो जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको पता ही नहीं है कि साइंटिफिक थ्योरी होती क्या है। थ्योरी एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत ही लूजली यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए या अपना एनालिसिस या ओपिनियन देने के लिए। तो साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है जो टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव हो चुका हो फैक्ट एविडेंस के बेसिस पर। एवोल्यूशन डिनायर्स या ऐसे लोग जिन्होंने साइंस की ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, उन्हें थ्योरी और हाइपोथेसिस में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। जब भी हमें किसी चीज़ के पीछे का मैकेनिज्म पता नहीं होता है तो साइंटिस्ट्स हाइपोथेसिस को पोस्टुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस या परिकल्पना सिंपली साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पर किसी चीज़ का मैकेनिज्म समझाने के लिए बनाया जाता है कि कोई चीज़ ऐसे हुई होगी, पर जब वो प्रूव हो जाती है टाइम एंड अगेन फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पर,
तब उसे थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साइंटिफिक थ्योरी एक फैक्ट है, वो बार बार सत्य हो चुका है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिसनॉमर है, बोलने का तरीका है कि ये साइंटिफिक थ्योरी है, फैक्ट या लॉ नहीं है। सिमिलर एग्जांपल अगर दिया जाए तो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जो कि फैक्ट है, क्योंकि रिलेटिविटी भी प्रूव हो चुका है टाइम एंड टाइम अगेन। इसे कभी भी लॉ ऑफ रिलेटिविटी या फैक्ट ऑफ रिलेटिविटी नहीं बोला जाएगा, जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एप्लीकेशंस को हम डेली लाइफ में सैकड़ों बार यूज करते हैं। इसी तरह से है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो है थ्योरी बट ये है एक फैक्ट भी। अब चूंकि एवोल्यूशन एक लाखों सालों तक चलने वाली और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जितने भी इसके एविडेंस हैं वो इनडायरेक्ट हैं, पर वो सारे एविडेंस पुख्ता हैं। जस्ट बिकॉज कि हम अपने सामने किसी चीज को नहीं देख सकते, अर्थ ये नहीं है कि वो चीज हुई ही नहीं। साइंस में ऐसा हजारों लाखों बार होता है कि हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस पर ही भरोसा करना पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एटम का स्ट्रक्चर। जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसे हम किसी भी तरीके से अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पर ही भरोसा करना पड़ता है कि एटम ऐसा दिखता होगा। अब जो दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है एवोल्यूशन डिनायर्स के द्वारा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सर्कुलर रीजनिंग पर बेस्ड है, यानी जो हमने अभी बात करी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि हम कहते हैं कि उन्हीं स्पीशीज का सर्वाइवल होगा जो फिटेस्ट है। हमें इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फिटेस्ट है वही तो सर्वाइव करेंगी, तो ये क्रिएट करता है एक सर्कुलर रीजनिंग। इसका एक एग्जांपल जो जाकिर नायक ने भी दिया था अपने टॉक में। Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis on a ship named as HMS Beagle, and there he found birds pecking at niches. Depending upon the ecological niches they pecked, the beaks kept on becoming long and short. This observation was made in the same species, not in different species. Small beaked finches और large beaked finches दो हैं। अब जो इसमें छोटे चोंच वाले finches हैं वो फास्ट ब्रीडर्स हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है। लंबी चोंच वाले फिंचेस उनकी पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करती है। पर लंबी चोंच का होना एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। पर आप किसी भी जंगल में फास्ट ब्रीडर्स और स्लो ब्रीडर्स के बीच में कंपटीशन देखेंगे कभी भी, तो भले ही लंबी चोंच होना एक एडवांटेजियस ट्रेट है, बट तो भी फास्ट ब्रीडर छोटी चोंच वाले फिंचेस हैं वो सारे जंगल पर कब्जा कर लेंगे सिर्फ अपनी एक एडवांटेज की वजह से, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसमें हमें देखना होगा कौन सा जो ट्रेट है वो ज्यादा एडवांटेजेस है। अगला आर्गुमेंट जो एवोल्यूशन के अगेंस्ट में दिया जाता है वो है कि एवोल्यूशन अनसाइंटिफिक है। मोस्ट फूलिश थ्योरी इन द हिस्ट्री इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम कैसे बन गए? हम इवॉल्व होते होते बन गए, बंदर से इंसान आ गया, ऐसे जंप करते 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 बंदर क्या बन गया? इंसान बन गया। यानी इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये फॉल्सिफिएबल नहीं है, जो साइंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है। यानी जितने भी एवोल्यूशन के इवेंट्स हैं उनको रिक्रिएट नहीं कर सकते, अपने सामने नहीं देख सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए एवोल्यूशन अनसाइंटिफिक है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए समझना होगा कि एवोल्यूशन होता है दो प्रकार का, एक होता है माइक्रो एवोल्यूशन और एक होता है मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन में हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के चेंजेस को, यानी कि जो स्पीशीज के लेवल से थोड़ा ऊपर आते हैं उनमें कैसे चेंजेस होते हैं, यानी कि इसमें हम बात करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स की और डीएनए के चेंजेस की। ऑन द अदर हैंड माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है वो स्पीशीज के लेवल पर होता है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कैसे चेंजेस होते हैं या विद इन स्पीशीज कैसे चेंजेस होते हैं, इसकी बात माइक्रो एवोल्यूशन करता है। और माइक्रो एवोल्यूशन यानी स्पीशीज अपने टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, इससे तो हर कोई स्वीकार करता ही है, क्योंकि हमें वो चेंजेस अपने आंखों के सामने दिखते हैं और ये लेबोरेटरी में भी टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन भी स्पीशीज का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और उनकी कई जनरेशन को हम एक साथ देख सकते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाइज हो गई। सेल लाइन के केस में अगर आप उनमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो उनकी आगे आने वाली जनरेशन में वो चेंजेस आपको दिखने लग जाते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोमल चेंजेस यानी डीएनए के लेवल पर चेंजेस भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये कैसे जनरेशंस को चेंज कर सकता है। अब ऐसे ही मैक्रो एवोल्यूशन के केस में बात कर लेते हैं। एवोल्यूशन डिनायर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें जो दो स्पीशीज हैं, अगर एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंजेस हुए हैं तो उनके बीच का मिसिंग लिंक है, हमें वो लिंक दिखते नहीं है। Charles Darwin himself said that there were missing links. He didn't agree with it. जबकि ऐसे लिंक ढूंढे जा चुके हैं, मिसिंग लिंक मिल चुके हैं कि आप एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंज होते हुए फॉसिल रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। यानी कि हमें ट्रांजिशनल फॉसिल्स मिल चुके हैं जो कि मोर एप लाइक से मोर मॉडर्न ह्यूमन टाइप देखने को मिलते हैं। एवोल्यूशन के पक्ष में तो हमें बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं, पर इस बात का एक भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइन का काम है, ये किसी सुपरनेचुरल पावर का या सुप्रीम बीइंग का काम है जिसने सारी की सारी स्पीशीज को पैदा किया। इस बात का एक भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला, एक भी।
अगला आर्ग्यूमेंट जो एवोल्यूशन डिनायर्स, जो एवोल्यूशन को झुठलाने की कोशिश करते हैं, वो देते हैं कि साइंटिस्ट्स खुद एवोल्यूशन को स्वीकार नहीं करते, एवोल्यूशन को खुद नकार देते हैं। According to P.P. Grasset in 1971, who held the chair of evolutionary studies in Paris, in the Sorbonne University, he said, "It is absurd. We cannot say who are ancestors based on fossils. I can give you a list of hundreds of scientists and Nobel Prize winner who speak against Darwin's theory." तो इसके लिए काम कीजिए, कोई भी पीयर रिव्यूड यानी कोई ऑथेंटिक जर्नल चुन लीजिए और उसमें आप फाइंड कीजिए एवोल्यूशन के सपोर्ट में आर्टिकल्स और एवोल्यूशन के अगेंस्ट में आर्टिकल। तो एवोल्यूशन के सपोर्ट में जो आर्टिकल्स मिलेंगे उनका नंबर होगा कई ज्यादा गुना, और एवोल्यूशन के अगेंस्ट में आर्टिकल आपको मिलेंगे इक्का दुक्का। 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में जॉर्ज गिलक्रिस्ट ने एक स्टडी की थी। उन्होंने ये फाइंड किया कि जितने भी पीयर रिव्यूड आर्टिकल उस समय पर अवेलेबल थे, उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि एवोल्यूशन के पक्ष में तो हजारों लाखों स्टडीज मिल जाएंगी, बट क्या ऐसी कोई स्टडी है जो कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइन या किसी क्रिएशन साइंस के पक्ष में बात करती है, कोई ऐसे प्रूफ देती है? तो उसमें उनको कोई भी स्टडी ऐसे नहीं मिली जो कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के बारे में बात करती है, उसके पक्ष में एक भी सबूत देती है। इसी तरह की और स्टडीज भी की गई हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा कि क्या कोई और तरीका है धरती पर लाइफ के प्रोग्रेशन को समझाने के लिए, तो उसमें उनको कोई भी ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं मिला। वर्ल्ड के जो लीडिंग जर्नल्स हैं जैसे नेचर, साइंस या इस तरह के जो भी जर्नल हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा नाम मात्र को एवोल्यूशन को अटैक करते हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स सबमिट की जाती है, और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी जो एवोल्यूशन के प्रमाण हैं जो अभी हमने देखे, उनको अटैक डायरेक्टली नहीं किया जाता, बल्कि मिसिंग लिंक्स जो हैं अभी तक एवोल्यूशन के, उन पर ही बात की जाती है, जो धीरे धीरे वो मिसिंग लिंक्स भी कम होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस अमेजिंग आर्ग्यूमेंट की जो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि अगर इंसान बंदर से बना है, इंसान का जो एवोल्यूशन है बंदर से हुआ है, तो अभी तक बंदर क्यों है, वो सारे इंसान में तब्दील क्यों नहीं हो गए? अब इसमें बड़े बड़े इश्कालात होते हैं कि दुम कहाँ गई भाई, या तो दुम दो या दुम के पैसे दो। साइंसदान कहते हैं ना हमारी दुम थी, मैं साइंसदानों से कहता हूँ या तो दुम चाहिए या दुम के पैसे। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। और ये आर्ग्यूमेंट बताता है कि 2024 में भी हम कितना कम समझते हैं साइंस को। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और दोबारा रीट्रेट करते हैं कि इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुआ है, हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं। एप्स यानी चिंपैंजीज, ओरंगुटैंस, बबून्स या इस तरह के जो भी एप्स होते हैं और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 में कीनिया में, अफ्रीका में इस तरह का जो कॉमन एंसेस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जीवाश्म, उसका फॉसिल मिला था, जो था एप और ह्यूमन के का कॉमन एंसेस्टर। ये जो फॉसिल मिला था वो 13 मिलियन साल पुराना फॉसिल था, जिसको नाम दिया गया एलिसी। इसी तरह के कॉमन एंसेस्टर से जितने भी सारे होमिनॉइड्स हैं, यानी कि चिंपैंजीज, बबून्स, ओरंगुटैंस, गोरिल्लास, ये और ह्यूमन, ये सारे ओरिजिनेट हुए हैं इसी कॉमन एंसेस्टर से। साइंस से तो मैंने इसको काउंटर कर दिया, अब मैं इसको एक और चीज से काउंटर करता हूं जो शायद कुछ लोग और अच्छे से समझेंगे। अगर बच्चे बड़ों से पैदा होते हैं तो अभी तक बड़े यानी एडल्ट लोग क्यों हैं दुनिया में? वो सारे बच्चे क्यों नहीं बन गए? या फिर उसको उल्टा बोल लीजिए कि अगर हम बचपन में चिल्ड्रन से अडल्ट बन जाते हैं तो अभी तक चिल्ड्रन क्यों हैं? नेक्स्ट एक काफी बड़ा आर्गुमेंट आता है जो एवोल्यूशन डिनायर्स या एंटी एवोल्यूशनर्स देते हैं कि एवोल्यूशन ये नहीं समझा सकता कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। से इत्तेफाक से फटी थी, उसके बाद सूरज चांद सितारे बनते चले गए, करोड़ों अरबों साल इस जमीन पे गुजरे, एक सेल पैदा हुआ, उस सेल ने बिल आखिर सादा सा सेल था, तरक्की की, पौधे की शक्ल इख्तियार की, होते होते एक जरसूमे की शक्ल इख्तियार की, फिर करोड़ों अरबों साल में तरक्की करते करते एक जानवर बन गया, फिर होते होते बंदर बन गया, फिर वसीम भाई बन गया, फिर गफ्फार भाई बन गया। पृथ्वी पर जीवन की कैसे शुरुआत हुई होगी, इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं। गौर कीजिए, मैंने हाइपोथेसिस बोला, एविडेंस या थ्योरी नहीं, क्योंकि अभी भी इस अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई ये हम ठीक से नहीं जानते हैं, बट इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पना है कि कैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड आपस में जुड़े होंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे और उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सेलुलर लाइफ की शुरुआत हुई और कैसे सेलुलर लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ और कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। ये सब अपने आप कैसे आ गया? कुछ साइंटिस्ट्स का हाइपोथेसिस है कि लाइफ की शुरुआत हुई होगी स्पेस में, यानी जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, कॉमेट्स के थ्रू अर्थ पर आए होंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अर्थ पर लाइफ की शुरुआत सुपर इंटेलिजेंट एलियंस ने की है। आप कुछ भी मान सकते हैं, और जब तक हमें इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, इसके बारे में थ्योरी नहीं बन जाती,
वैलिड एविडेंसेस नहीं मिल जाते तब तक हम इसको एक मिस्ट्री ही मानेंगे। अगर कल को पता चलता भी है कि जो लाइफ की बिगिनिंग हुई है वो नॉन एवोल्यूशनरी है, यानी कि वो अपने आप स्टार्ट हो गई या किसी इंटेलिजेंट डिजाइन ने या किसी सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को स्टार्ट किया, तो भी जो एवोल्यूशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबूत हैं मैक्रो एवोल्यूशन के और माइक्रो एवोल्यूशन के, उनको तो भी नकारा नहीं जा सके। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही अतरंगी क्लेम पर, जो एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि किसी ने एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंज को नहीं देखा। अब चूंकि हम बात कर चुके हैं कि इंसान बंदर से नहीं बना है, तो भी उनकी एक और बात कही गई थी कि किसी ने ऐसा नहीं देखा कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंजेस कैसे होते हैं। व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक में लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। बात यहाँ पर वही आती है कि साइंस को पढ़ना, साइंस को समझना इस बात में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीशिएशन है, जो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में बनना या नई स्पीशीज का बनना, बहुत ही रेयर अकरेंस है। समटाइम्स इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अगर आपकी उम्र लाखों साल है और अगर आप एक टाइम लैप्स कैमरा लगा देते हैं जो हाइपोथेटिकली लाखों सालों तक चलेगा, तो आप स्पीशीज में बदलाव को होते हुए देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस पर ही भरोसा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही पुख्ता सबूत है एवोल्यूशन। इसके अलावा स्पीशीज डाइवर्जेंस, यानी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कोई भी प्रोटीन जो होता है, मेजर प्रोटीन कैसे चेंज होता है, उसको भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो बताता है 3 मेजर प्रोटीन्स जो हैं, फाइब्रोनोपेप्टाइड, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम सी, उनके एवोल्यूशन को, प्रोटीन के एवोल्यूशन को। तो इन प्रोटीन्स को स्टडी करके ही हम स्पीशिएशन को, यानी कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में प्रोटीन्स कैसे चेंज होते हैं, उनको पता लगा सकते हैं। एक और जो बहुत ही ज्यादा अतरंगी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है एवोल्यूशन के अगेंस्ट में, कि जो जितनी भी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है, कि जैसे आंख है, कान है, सोच है, बुद्धि है, ये कैसे इवॉल्व हो गई, कैसे डेवलप हो गई। आंख कितनी सोफिस्टिकेटेड है, इतना सोफिस्टिकेटेड डिजाइन कैसे बन गया एकदम से। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस में जाना पड़ेगा कि जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया मूव कैसे करता है। बैक्टीरिया मूव करता है अपनी फ्लैजिलम से, यानी जो उसके आउटर लेयर पर जो हेयर होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला के मूवमेंट से ही बैक्टीरिया मूव करता है। तो जो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में जो मोटर लगी होती है, वही मोटर हमारी बॉडी में एटीपी सिंथेसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसका काम करती है, वो सेम तरह की मोटर। यानी कि हम में और बैक्टीरिया में भी सिमिलरिटीज हैं, जो हमने पहले भी देखा था। बहुत सारे जो जीन्स हैं लेटरल ट्रांसफर से बैक्टीरिया से ह्यूमन में आए, वायरस से। और इसके पक्ष में कई सारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने भी बोला था कि जो आंख की बात करी, इंटेलिजेंट डिजाइन की बात करी, आंख का एवोल्यूशन हुआ है वो लाखों सालों में, करोड़ों सालों में हुआ है। कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से जो देख पा रहे हैं आंख, जिससे हम बहुत ज्यादा विस्मित हो जाते हैं कि आंख एकदम से कैसे बन गई, तो वो एकदम से नहीं बनी, वो करोड़ों सालों में डेवलप हुई है। और इसके प्रूफ हम देख सकते हैं कि जो डीप सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें जो आंखों का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव लेवल पर होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पर होता है। उन्हें इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो जहां से लाइट आ रही होती है वो उस दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें और कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता आंख से। हम जो कॉम्प्लेक्स क्रीचर हैं जो डेवलप हुए हैं लाखों करोड़ों सालों में, हमें चाहिए इतना सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर देखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इन्हीं तरह के ऑर्गेनिज्म से हुए हैं। तो ये थे एवोल्यूशन डिनायर्स के कुछ तर्क और विचार, जिन्हें मैंने रियल साइंस के जरिए डिबंक करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। ऐसे ही एक वीडियो मैंने बनाया था कैंसर को लेकर, कैंसर पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए एंड बी लॉजिकल।